हाँ तो बच्चों आज हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज स्टार्टिंग कर देंगे हम ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्योमेट्री अपना अलग रोल जो है वो इस कंपटीशन में, इस टेस्ट में रखती है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री के कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। ठीक है, 21 से 20 क्वेश्चन तो हमारे वो हो गए जो ऑलरेडी हमने अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, मेंसुरेशन पढ़ा है, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी हुआ, ये सब 21 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो 9 to 10 क्वेश्चन वो तुम्हारे ज्योमेट्री के रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, गौर से देखा होगा, 9 का जो सिलेबस था ना हमारा, उसका 50% पार्ट वो ज्योमेट्री कवर करती है ना। कौन कौन से चैप्टर थे ज्योमेट्री के? पहला ही चैप्टर था हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री हो गया, ठीक। देन लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंट्रेंस में नहीं आता। तो बचे हुए जो पार्ट्स हैं ज्योमेट्री के वो सब आते हैं इसके अंदर। फिर 10th में ट्राइंगल्स हो गया एक, और एक सर्किल हो गया। 10th में ज्योमेट्री कम थी लेकिन है, स्पेशली ट्राइंगल्स है, कंस्ट्रक्शन है और सर्किल्स है, ये भी 10th में मौजूद है। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। कुछ नहीं, ज्योमेट्री में कुछ होता नहीं है सच, बस आपको कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको एक बार मैं बता दूं कि हमारे पास क्या क्या हमें पढ़ना है ज्योमेट्री के अंदर। तो पहला चैप्टर हमारा ज्योमेट्री है ये। ओके, ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है? ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे दिस इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, ऑफ द ज्योमेट्री इज द लाइंस एंड एंगल्स। इसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद आपका क्या रहेगा? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हालांकि क्लास 8 में मौजूद है, लेकिन पॉलीगन्स के क्वेश्चन 20 में आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, देन ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स कंबाइंड पढ़ेंगे 9th and 10th बोथ। जब ट्राइंगल्स हम पढ़ाएंगे तो इसको कंबाइंड पढ़ाएंगे 9th and 10th को कंबाइन करके। उसके बाद हम सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स हो जाएगा। वैसे में क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हो जाएगा तुम्हारा, क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब जरा आप एक ओवरव्यू लीजिए इन चैप्टर्स का, इसमें था क्या क्या। लाइन्स एंगल्स में एज सच इतना कुछ नहीं था, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी कि वर्टिकली अपोजिट जैसे एंगल्स हैं, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें अप्लाई करनी है, वो हमें यूज़ करना है इस लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स में। उसके बाद पॉलीगन्स आपने क्लास 8th में पढ़ी कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन कितना होगा। पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है तो उसके कितने, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो कितनी साइड्स होंगी। तो ये सब रिलेशन है, छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद ट्राइंगल्स में आते हैं। ट्राइंगल्स में हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी पढ़ी कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना। कॉन्ग्रेंट पे एज सच ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन इनइक्वालिटीज भी पढ़ी हमने 9th क्लास में। 10th क्लास का जो ट्राइंगल है उसमें बीपीटी थी, ठीक, एरियाज ऑफ ट्राइंगल की थ्योरम थी, एक पाइथागोरस थ्योरम थी। ये 3 थ्योरम थी ना इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी पढ़ना है हमें, और कंडीशन देखनी कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स के अंदर हम ये कवर करेंगे। सर्किल्स के अंदर तमाम वो थ्योरम, कम से कम 16 से 17 थ्योरम 9th क्लास के अंदर थी, और 2 या 3 थ्योरम 10th क्लास में। तो तमाम थ्योरम को रिवाइज करेंगे, तमाम थ्योरम का ओवरव्यू देंगे, पढ़ेंगे होती क्या थी। उसके बाद इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कराना है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें। तो कम से कम 8 थ्योरम इसमें थी क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। मिड पॉइंट थ्योरम एंड देयर कन्वर्स, यानी कि 8 वो और 10 थ्योरम, टोटल 10 थ्योरम तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर 4 थ्योरम। तो कुल मिला के अगर आप पूरी ज्योमेट्री में देखो तो हमारे पास कम से कम 35 to 40 थ्योरम्स हमारे पास मौजूद हैं, और 35 to 40 थ्योरम्स के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो उन थ्योरम्स को पहले क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद क्या आप कर चुके हो तो आपको याद होगा, बस एक ओवरव्यू बता दिया जाएगा कि हाँ ये थ्योरम थी और इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे कि ये थ्योरम इसके अंदर यूज हुई थी।
तो उससे जो है कि आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने ये थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और न्यू चैप्टर, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री इज द लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, लाइन्स और एंगल्स में हम स्टार्ट करेंगे आज लाइन्स एंड एंगल्स। सी दिस वन। ओके, ये लाइन्स और एंगल्स में तो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ आती है पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है? ठीक है, सबको पता होगा, एक डॉट। बहुत से लोग बोलेंगे डॉट होता है, बहुत से एक बिंदु होता है, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या पॉइंट की? पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती पहली चीज़ तो। पॉइंट वो चीज़ होती है जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। ठीक है, ना उसकी लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, लेकिन हम सपोज करते हैं मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द सपोज। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? जिसकी ना लेंथ होती है और ना ब्रेथ होती है। और जब आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्वाइन करते हो तो वो क्या बनाती है? वो बनाती है लाइन। ठीक है, लाइन जो होती है बेटा वो क्या होती है? इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट मतलब लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा इतना, ये एरो जो बना हुआ है इसका मतलब ये कि यहाँ से भी जा रही है, ये इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहाँ से भी आगे बढ़ रही है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। उसके बाद लाइन से ही एक चीज़ और बनती है जिसे कहते हैं रे। ये तो हो गई लाइन, चीज़ होती है रे। लाइन क्या होता है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, रे का कोई एंड पॉइंट होता है? अरे रे कहाँ से ओरिजिनेट करती है भाई? रे जो है वो सन से ओरिजिनेट करती है ना। तो सन एक स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। तो रे का क्या होता है? रे हैज वन एंड पॉइंट। रे हैज रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन को हमने ब्रेक कर लिया, कट कर लिया दो इक्वल पार्ट में से। लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और इसको हमने अगर मैग्नीफाई करके देखा तो इस तरह से पॉइंट आएगा निकल के। तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। दो एंड पॉइंट होते हैं किसके? लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो लाइंस हमने पढ़ा। लाइंस क्या होती थी? देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई पॉइंट से। जब आप छोटी क्लास में थे, 6-7 में थे, तो आपने पॉइंट पढ़ा। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। ठीक है, उसके बाद आप और आगे बढ़े, और आगे बढ़कर आपने क्या पढ़ा? लाइन के बारे में पढ़ा। छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा ये। तो लाइन में क्या पढ़ा आपने कि जब इनफाइनाइट पॉइंट्स किसी एक डायरेक्शन में ज्वाइन हुए तो उन्होंने उसको लाइन बनाया। ठीक है, अब लाइन क्या है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। उसके बाद उस लाइन को फिर हमने कैटेगराइज किया, वन एंड पॉइंट वाला, वो क्या कहलाई? रे कहलाई। उसके बाद फिर फर्दर कैटेगराइज किया, ये लाइन सेगमेंट कहलाया जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं? अच्छा हाँ, अब लाइंस बता रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन के बारे में ही बता दें। अच्छा, अगर दो लाइंस एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो जिनका कोई एंड पॉइंट ना हो, विच द टू लाइंस विच नेवर मीट, वो लाइन जो कभी मीट ही नहीं करती, मिलती ही नहीं है, उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? वो लाइंस कहलाएंगी हमारे बच्चों, वो लाइंस कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लाइन कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो ये क्या है आपका? देखो ये कभी मीट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक, वो लाइन जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस, ये लाइन क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ये भी पता होगा आपको। ठीक है, वो लाइन जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। अच्छा, एक और बताता हूं जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो। कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से अगर ओरिजिनेट करती है तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? वो लाइंस कहलाएंगे हमारे कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट
लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल सन से कितनी रेज ओरिजिनेट करती हैं? इनफाइनाइट रेज क्या करती है? सन से ओरिजिनेट करती है। तो सन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्करेंट पॉइंट। सन क्या है? वो एक कॉन्करेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारी रेज जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। तो सन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्करेंट लाइन। तो लाइंस की टाइप्स क्या पढ़ी आप लोगों ने? पहले पढ़ा लाइन जो कि इंडेफिनिट होती है, देयर इज नो एंड पॉइंट। उसके बाद पढ़ी रे, ठीक है। रे से पहले हमने पढ़ा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? नो डायमेंशन, इनफाइनाइट पॉइंट ज्वाइन हुए, उसने लाइन बनाई, लाइन से ही फिर एक एंड पॉइंट का रे निकली, रे को फिर हमने एंड कट किया तो यहाँ से लाइन सेगमेंट निकला, लाइन सेगमेंट से हमने क्या निकला? इससे लाइन से भी पैरेलल लाइन हमारी लाइन से भी बन सकती है और लाइन सेगमेंट से भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैरेलल लाइन हुई जो कभी मीट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन हुई जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। और उसके बाद हुई कंकरेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं। बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। दिस इज अ सेट ऑफ लाइंस, ओके। ये सेट ऑफ लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। मैंने 5 बनाई हैं, लेकिन ये और भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट द कॉन्करेंट लाइंस। अब उसके बाद हम एंगल स्टडी करते हैं। तो इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ज्योमेट्री में बेटा थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। थ्योरी देखो छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि माना आना इजी है, लेकिन हो सकता है इससे कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए आपको, या फिर पुरानी कॉन्सेप्ट भूल जाओ कुछ तो वो सीखने को मिल जाए। तो थ्योरी कराना, मैं थ्योरी पे जोर इसलिए ज़्यादा देता हूँ, मैं थ्योरी पहले करवाता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो भी क्वेश्चन वगैरह की बात करनी है, ठीक है। तो थ्योरी को बहुत ज़रा ध्यान से देखना है हमें, तो इसको नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो नाउ नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो रे किसी भी सेम पॉइंट पे ओरिजिनेट करती हैं और जो के कुछ एंगल बनाती हैं, ठीक है। कोई भी दो रे किसी भी एक पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करती है? एंगल फॉर्म करती हैं। तो दिस इज एन एंगल। अब एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, कई तरह के एंगल्स होते हैं। पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इन दैट केस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होगा? थीटा जो है यानी कि एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। सेकंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में थीटा हमेशा 90 से बड़ा होगा। थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लो, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो है ना, देखो ये जो हमारा ये एक्यूट एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अगर देखो इसकी बात करते हैं ना, तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये एक्यूट हो गया हमारा और ये ऑब्ट्यूज हो गया। थर्ड होता है हमारा राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होता है? इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये जो होता है हमारा राइट एंगल होता है, ओके। अब इसमें और भी होते हैं, एक एंगल और होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल होता है और एक स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल, सिक्स्थ रिफ्लेक्स एंगल और सेवेंथ कंप्लीट एंगल। ये बहुत तरह के एंगल्स होते हैं, देखो इसको कंप्लीट एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है? देखो कोई भी, ये क्या है? ये आपके दो रेज है ना, ठीक है। ये कुछ एलिवेशन पर है, थीटा पर एलिवेशन है। अगर मैं इस रे को मिला के यहाँ पे रख दूँ, ये रे थी यहाँ पे ऐसे थी, दूसरी को भी मैं ऐसे यहाँ पे मिला दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों सेम रे हो गई ना, ओवरलैप कर गई। तो ऐसे केस में कुछ एंगल नहीं बनना, तो ऐसे केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। ओवरलैपिंग। तो स्ट्रेट एंगल से और उससे कंफ्यूज नहीं होना हमें। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? एक रे ये हो गई और एक रे आ गई स्ट्रेट, तो ये एंगल जो है थीटा, ये कितना? 180 डिग्री। तो ये एंगल कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये नीचे आ गया ना, तो ये क्या हुआ? इन्हें 0 डिग्री एंगल बनाया, तो 0 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो एंगल, ठीक है। तो जीरो एंगल क्या हुआ? इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू क्या? 0 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। एग्जाम्पल चाहो देख लो, तो इसमें केवल एक ही एरो होगा।
इसमें तुम्हारे 2 एरो हो जाएंगे, ये अगर ओ है और ये अगर ओ है तो ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है, ठीक है। द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें जो आएगा ना देखो ऑब्ट्यूज एंगल में, इसको आप ऐसे कर लो ऑब्ट्यूज एंगल को थोड़ा सा, कि थीटा हमारा 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, वरना तो कंडीशन वही आ जाएगी 90 से बड़ा तो 360 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है, तो एक डेफिनेशन एक अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक कर दोगे ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे बात समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। सी इधर देखो आप, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है। सी अगर हम इसकी बात करें, ये एंगल, ये क्या थीटा है ना, ये कितना है, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। और एक एंगल होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। तो एक लाइन जो होती है ना, एक लाइन जो है वो 180 का एंगल बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस वाइस वर्सा है। अगर आपने 180 डिग्री का एंगल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब वो लाइन है, और अगर लाइन दे रखी है इसका मतलब 180 डिग्री इसका एंगल के दोनों एंगल का सम यानी लीनियर पेयर से बराबर होता है। तो ये वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी, समझना है इनको। ओके, अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। 2 तरह के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, वो 2 एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, द सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, द सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा क्या होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स हमारे हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज बता दो मैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमारे, ऑल्टरनेट एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये सब एंगल्स हमारे जो है ये हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं आपको, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। सपोज दैट दिस इज अ पैरेलल लाइन, ये कोई 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, रे ले लो, ये लाइन कह लो, नो प्रॉब्लम। वो लाइन जो किसी 2 पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन जो किसी 2 पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कहलाएगी हमारे ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने 8 एंगल्स इसमें इंडिकेट कर दिए आपको बताने के लिए कि क्या होता है इसमें। सी ये जो एंगल होता है हमारा, देखो पहला होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहां पे लिख दो पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से पेयर होंगे, एंगल 1 हमेशा एंगल 4 के बराबर होगा, ये जो पेयर होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये सब एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन दैट केस बराबर होते हैं। ये एक तरह से सीजर बनाते हैं, अपोजिट सीजर जिसे कहा जाता है। ये लाइक सीजर है ना, तो इसके बैक में भी इसी तरह के सीजर बन जाए, है ना। तो ये जो एंगल्स होते हैं ना आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। चलिए मैंने ये पेयर लिख दिया, अब दूसरे पेयर लिखते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं भाई, जो एक जेड फॉर्म करते हैं, जेड की लाइक दिस है, तो पैरेलल लाइन ही है, तो ये जेड जो फॉर्म कर रहे हैं, को जेड के इस तरह से जो एंगल्स हमारे होते हैं, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से हुए इसमें जल्दी से बताओ देख के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, देखो ये जेड बन रहा है नहीं, ये 3 और 6 बराबर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके, ये हो गया, और तो नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो पैरेलल लाइन के केस में जब कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो होते ही हैं बराबर, साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक। और लिखते हैं, चलो इसको और स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं आपके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये जो एंगल्स हैं 1 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 बराबर, और आपका कौन सा हुआ, 2 एंड 6 हो गया, 8 एंड 4, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, और 7 एंड 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। दे आर कॉल्ड द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड सिमिलरली पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन करने में हमें हेल्प देंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। अच्छा, एक चीज और होती है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल बराबर नहीं होते, लेकिन बता दे रहा हूँ एडजेसेंट एंगल होते क्या। एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर में, है ना, इक्वल, बराबर, नियर बाई चीज, ठीक है। जैसे कि अब मेरा घर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, ठीक है, ये मेरा घर है और ये मेरा पड़ोसी का घर है, ठीक। तो आपसे ये पूछा गया कि दिस इज मी एंड दिस इज नेबर, ओके। तो ये जो घर है ना, ये मेरे एडजेसेंट है, मेरे बराबर में है, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, नियर बाई, यानी बिल्कुल जस्ट बराबर में। तो एंगल के केस में भी यही कंडीशन आ जाती है। तो अगर आपसे बात की जाए, ये 1 क्या है, 2 का एडजेसेंट है, इसी तरह से ऐसे देखोगे तो ये 4 क्या है, ये 2 का एडजेसेंट है, ये 3 क्या है, ये 1 का एडजेसेंट है। तो यानी बराबर वाला एंगल जो होता है ना इस तरफ लाइन के, तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, हाँ, कोई और मार्कर बचा। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा हो गए, दिस वन। ये जो एंगल 7 है वो ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं तुम्हारे, देखो सेम एंगल बन रहा होगा, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये जो एंगल्स कहलाते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो कितने तरह के एंगल्स हमने पढ़े, पहला पढ़ा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जो पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होंगे। दूसरा पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो जेड फॉर्म करते हैं एक तरह से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है,
या मैंने आपको लिख के दिखा दिए 1 = 5, 3 = 7, है ना। ये हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और ये तुम्हारे हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि 7 = 2 एंड 8 = 1। अब एक प्रॉपर्टी और रह गई इसके अंदर, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल्स, ये 4 एंड 6 ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। 3 एंड 5 ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका नाम क्या होता है, ये और बता देता हूं प्रॉपर्टी। ये है हमारे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन सा है बच्चों, एंगल 4 प्लस एंगल 6, यानी कोई इंटीरियर एंगल का समझ होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। बस यही बताना था मुझे। एंगल 3 प्लस एंगल 5 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें कितने तरह के, देखो एक छोटी सी पैरेलल लाइन थी, एक छोटी सी ट्रांसवर्सल थी, उसमें कितने तरह के एंगल्स आपके सामने निकल कर आ गए। एक आया वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि आपको पता है, ठीक। उसके बाद आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज है, पैरेलल लाइन अगर होगी और पैरेलल लाइन की सेम साइड में आप दो एंगल का सम कर रहे हो, 180 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। यानी 1 और 2 है तो 1 + 2 कितना होगा, 180 होगा। और ये कितना 3 और 4 है तो 3 + 4 कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी लाइन्स एंगल्स की, ठीक। तो और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, पहले एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लाइन्स एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, और देन उसके बाद जो है फिर अपना जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर उसकी थ्योरी पढ़ा के देन क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इस पे एंगल्स पता होने चाहिए आपको, चुटकी में कर दोगे, सॉल्व कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखो सिंपल सी डेफिनेशन के ऊपर, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन जो कि बड़ा होगा किससे, 180 डिग्री से, बट लेस देन 360 डिग्री। यही बताना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन सी एडजेसेंट एंगल, एंड द लास्ट ऑप्शन डी रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है भैया, जो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, 360 पे तो कंप्लीट हो जाएगा, वो एंगल होता है कौन सा, 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने बताया था आपको, तो सीधे सीधा आंसर डी हो जाएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसके अंदर एज सच, तो नोट कर लीजिए, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बताना जरूरी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट्स। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया शायद आपको, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन आ गया तो बता देता हूँ, है ना। सी, ये जो डिग्री होता है ना,
ये क्लॉक से रिलेटेड है, ये चीज़ें कैसे रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड है। कैसे? ये जो डिग्री होता है ना हमारा 1 डिग्री, हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन होता है 1 डिग्री, समझ लो ये आवर है। 1 डिग्री हमेशा बराबर होगा किसके, 60 मिनट्स के, होगा ना 60 मिनट्स के बराबर। मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल डॉट से, सिंगल डैश से, ठीक है। सेकंड्स को करेंगे डबल डैश से, ठीक है। तो 1 डिग्री हमेशा बराबर किसके होगा, 60 मिनट्स के। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो होता है, अगर आपसे कहा जाए, आप आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है उल्टा, किसी भी बात का उल्टा, किसी भी स्टेटमेंट की उल्टी बात, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो सी, ये एक एंगल है, ठीक है, इसका एक एंगल है, ये कह रहा था कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एंगल पूछ रहा है इसका। तो अगर एक ये है तो दूसरा क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमें अगर 72 डिग्री 40 मिनट दे रखा है, तो दूसरा वाला कितना होगा, 90 डिग्री में से माइनस कर दो। 90 डिग्री में से तो करोगे नहीं, तो आप किस में से माइनस करोगे, देखो 90 डिग्री में से तो माइनस करोगे किसे, 72 डिग्री 40 मिनट्स को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक यूनिट और आ गया, जैसे डेसिमल आ जा करता था नंबर में, यहाँ पर तुम्हारा डेसिमल नहीं है। तो आप करोगे क्या, 90 डिग्री में, 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 90 डिग्री एक्चुअल में बराबर होता है 89 डिग्री और 60 मिनट्स, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आपको यूनिट जो है वो सेम आ गया नजर आपको। तो क्या होगा इसका, 20 मिनट्स और 17 डिग्री, क्या हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट, 17 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक, 17 डिग्री। अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, यस, सप्लीमेंट्री का। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करना क्या है। अच्छा ठीक है, आपसे इसने ये तो कह दिया, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, ताकि जो है कॉन्सेप्ट ही पूरा जो है ना जड़ से क्लियर हो जाए। अब मैं आपसे ये कहूँ कि साहब 70 डिग्री 40 मिनट्स और 30 सेकंड्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्या आ गया भाई, सेकंड भी आ गया इसमें। अब क्या करोगे, अब समझने वाली चीज है, देखने वाली चीज है, बहुत ध्यान से देखना। 72 डिग्री 40 मिनट्स की बात कर रहा है, तो 72 डिग्री 42 मिनट्स की बात क्या हुआ, तो पहले आपका जो करते का है, मतलब 90 में से ही तो माइनस करते थे, तो 90 में से ही करेंगे, लेकिन यूनिट्स को कन्वर्ट करके। 90 डिग्री एक्चुअल में होता है किसके बराबर है, 89 डिग्री 60 मिनट 60 सेकंड। ये हमारा कन्वर्ट हो गया यूनिट, जो हमारा 1 डिग्री था, नहीं 60 मिनट कैसे हो जाएगा बेटा, ये आएगा 89 डिग्री 59 मिनट, तो इसका 1 मिनट था वो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, यही तो मतलब वो, वरना तो ये ज़्यादा हो जाएगा एक। तो आपको कन्वर्ट करना का है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री 40 मिनट्स और 30 सेकंड्स। मैं समझा दूंगा एक बार और, रुक जाओ। तो ये कितना बचेगा, 30 सेकंड्स अगेन, ये कितना होगा 19 मिनट्स, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 या 7, तो ये कितना आया 17 डिग्री 19 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ठीक है, ये हमने किया क्या, कौन सा रेफरेंस लिया, पहले मैं ये बता दूं भाई आपको। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर जो था ये सेकंड्स है, 72 डिग्री 40 मिनट और 30 सेकंड, लेकिन हमारे पास जो यहां था ना वो 90 डिग्री में से ही माइनस करना है। तो 90 मिनट डिग्री में तो खाली डिग्री तो माइनस कर पाओगे, मिनट का और सेकंड का क्या करोगे। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री को ही ऐसे ब्रेक किया, क्या 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है क्या, ये है मिनट्स, सॉरी आवर्स, ये आ गया मिनट्स और ये आ गया सेकंड्स। तो इसका जो 1 डिग्री है ना, वो यहाँ पर अगर मैं इसको ना लिखूँ तो ये 60 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, 1 मिनट यहाँ से ब्रेक करके सेकंड में कन्वर्ट करके ले दिया, बाकी 59 मिनट है धीरे धीरे, और फिर माइनस कर दिया सीधा सीधा। तो मैंने क्या किया, यूनिट्स को कन्वर्ट किया, पहले आवर को किया मिनट्स में, देन मिनट, उसमें से इतने बहुत सारे मिनट्स थे, यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे 90 आवर्स एक तरह से, 90 आवर्स में हमने 1 घंटा उठा लिया, बचे कितने 89, यहाँ पे कन्वर्ट करना था किसमें 60 मिनट्स में, 60 में तो करा नहीं, 59 मिनट्स में नहीं यहाँ ले लिया। अब हमारे पास 1 मिनट बचा रह गया ना, उस 1 मिनट का हमने क्या करा, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं यार, 30 तो होते हैं, तो ये 60 सेकंड्स आ गया बस। अब आपके पास देखो यूनिट सेम है, आपने माइनस कर दिया सीधा सीधा। क्लियर,
नोट करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था ये, नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री 30 मिनट्स, इसका सप्लीमेंट क्या होगा भाई? ऑप्शन सीख लो चलो। 25 डिग्री 30 मिनट्स, ऑप्शन बी 44 डिग्री 45 मिनट्स, सी 158 डिग्री 45 मिनट, 168 डिग्री 30 मिनट्स, ये है मामला। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से, सप्लीमेंट बताना है, एक एंगल लिया है तो दूसरा 180 में से तो माइनस होगा, तो क्योंकि मिनट दे रखा है तो 180 में से तो माइनस ना करके 179 डिग्री लिखेंगे, और उस एक मिनट को हम 60 मिनट्स में, एक आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें से इसे माइनस कर देंगे। 154 डिग्री 30 मिनट्स माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30 मिनट्स तो बचेगा ही बचेगा, 9 में से 4 गया, कितना 5 बचा, 25 डिग्री और 30 मिनट्स, हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। अगर आपको सेकंड दे रखा है, मिनट दे रखा है, तो घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी, ये आपका सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्लॉक का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है सच, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब मेन क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, देखो जिस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है ना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, मैं फिगर बना देता हूँ, आपको बोल देता हूँ आपको कि क्या आपको बताना है सीधा सीधा। तो दिस इज द फिगर, ओके, एंड ये कोई लाइन जा रही है, दिस इज अगेन अ लाइन, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, ये है हमारा x + 15 और ये है x + 30 डिग्री। क्या करना है यहाँ पे आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये AOB जो है लाइन है, ये लिखा हुआ है कि ये AOB जो है हमारी, ये एक लाइन है, और ये कोई D और C पॉइंट्स है, ये कोई D और C पॉइंट्स है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन लिखो, लिख लो भैया, 90 डिग्री, B 45 डिग्री, C 22.5 डिग्री एंड D 150 डिग्री। दिस इज द पोर्शन। सीधी सी बात है, देखो इनने कहा ना AOB लाइन, तो इस AOB लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं? इस पे 3 एंगल बन रहे हैं हमारे, कौन कौन सा? AOD, COD और BOC। तो इसमें क्या लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? x + 15 + 45 + x + 30 = 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर। ज्योमेट्री में देखो ये प्रूफ करना होता था ना, रीजन जरूर लिखना होता था, तो वही आदत लगी हुई हमें भी। तो कितना होगा? x + 2x 60 90 180 डिग्री। कितना आएगी x की वैल्यू? इम्प्लाई दैट x = 45 डिग्री। 45 आ जाएगा ये, तो बी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला चित्र बनाते हैं। जी, दिस इज द फिगर। का नाम दे देते हैं समथिंग P एंड दिस इज Q। ठीक है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है O, यहाँ से 3 रेज जा रही है, ये पॉइंट जा रहा है हमारा
इसका नाम दे दिया आर, यहाँ से एक पॉइंट ये जा रहा है, इसको नाम दे दिया आपने एस, और एक ये पॉइंट आ गया, इसको क्या नाम दिया टी। क्या पूछ रहा है इसमें, ये कह रहा है OT एंड OS आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PR। गिवन दे देता हूँ पहले इसमें। क्वेश्चन है हमारा OT एंड OS आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POR एंड एंगल QOR। POR और QOR का बाइसेक्टर है। आपको क्या बताना है, एंगल TOS टॉस कितना होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, 60 डिग्री, B 85 डिग्री, C 90 डिग्री और D 100 डिग्री। फिगर देखिए बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। फिगर में क्या कहा, OT एंड OS आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POR एंड QOR, ये बाइसेक्टर्स है दिस वन। यानी के अगर मैं आपसे ये बोलूं एंगल ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूरा दोनों एंगल ये जो है QOR। कौन सा एंगल का है ना, POR एंड QOR। तो ये कितना हो जाएगा 180। अरे y ले लो, हटाओ इसको, ये y है और ये भी y है, सीधा सीधा बोल दिया आपने ये। तो कौन सा एंगल पूछ रहा है, TOS ये पूछ रहा है, ये TOS यानी सिंपल सा आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना। तो जरा गौर से देखो, x प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री होगा, 2x प्लस 2y इजिकल टू 180 डिग्री होगा। अब जरा ध्यान से कौन सा एंगल पूछा, TOS पूछा, TOS में कौन कौन से एंगल आ रहा है, एक x आ रहा है एक y आ रहा है, यानी कि आपको एक्चुअल में ये किसके बराबर है, ये x प्लस वाई की तो बराबर है। तो आपको इस x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मतलब होगा इसका, x प्लस वाई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और दैट्स ऑल, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C आ जाएगा निकल के। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था ना। नोट कर लो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से, फिगर बनाइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर करवाएंगे आपको। सी दिस इज द फिगर, इट्स A एंड दिस B, again this C and this D, और हमारी ये कोई लाइन आ रही है लाइक ऐसे, this is the point x, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। इसका नाम है F, इसका नाम है E, FX हो गया FEX। तो आपसे पूछ रहा है एंगल FXE, FXE कितना होगा। ऑप्शन लिख लो, 30 डिग्री, B 50 डिग्री, C 70 डिग्री एंड D 80 डिग्री। ये है मामला, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो हमारा एंगल कौन सा है यहाँ पे, FXE है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल है FXE, ये हमें निकालना है। तो ये एंगल कितना है, देखो सी, गौर से देखो, ये एंगल कितना है पूरा 110 है ना ये। तो अगर हम बात करें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि लाइन AB इज पैरेलल टू CD है ना।
तो अगर हम बात करें, लॉ में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मार्कर्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये एंगल सी, ये जो एंगल है हमारा पूरा ये और ये 110, क्या ये बराबर नहीं होंगे? है बेटा, क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखो दैट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट कैसे बराबर हो जाएंगे? एक मिनट, 150 नहीं है, मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में। बेटे 150 नहीं है, 50 है, ठीक है, ये 50 डिग्री है। हाँ तो इक्वल होंगे नहीं अल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब क्या होगा? 110 इक्वल टू 50 प्लस एंगल कौन सा है? ये एंगल है ई एफ एक्स, यानी एक्स एफ ई कर लो इसको, एक्स एफ ई। तो यहाँ से एक्स एफ, ये एंगल निकल कर आ जाएगा एक्स एफ ई कितना? 60 डिग्री। यानी कि आपने ये एंगल निकाल दिया 60, ये एंगल आपको 60 पता चल गया। अब इसकी बात करो, देखो ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है, ये 110 है, ये 130 है, ये 140 हो गया, तो ये कितना होगा? ये भी 40 हो जाएगा। ये 60 प्लस 40 कितना हुआ? 100, तो ये कितना होगा? ये 80 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। सॉल्व नहीं करना ज्योमेट्री को, ऐसे ही हो जाएगा तब बैठ के हवा में, ठीक है। देखो ये तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें ये एंगल मिला, उसके बाद लीनियर पेयर से हमें ये एंगल मिला। जब ट्राइंगल के दो एंगल मिल गए तो तीसरा एंगल में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाई और यहाँ से 80 निकल कर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, 80 डिग्री। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन है सिंपल से, और आए हुए भी यही हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है हमारा। सी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है हमारा ये। बी सी एक्स डिग्री डी, दिस इज समथिंग, दिस इज ई। बता दे रहा हूँ आपको क्या बताना है इसमें। इसमें ये दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी। गिवन क्या है इसमें? क्वेश्चन है हमारा कि ए बी इज पैरेलल टू डी। एक तो ये दे रखा है, और क्या फाइंड करना है? एंगल बी सी डी फाइंड करना है आपको, यानी एक्स जो दे रखा है। बहुत से लोगों को तो आंसर भी याद होगा। टेंथ के बच्चों को नहीं याद होता आंसर, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम हो जाता है 9 पढ़े हुए, 1 साल हो जाता है तकरीबन, लेकिन फिर भी याद रहता है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद ज़रा। तो इसमें आपको क्या देखना है, बता दे रहा हूँ आपको क्या दे रखा है इसमें। एंगल ए बी सी दे रखा है 100 डिग्री। ये जो एंगल है हमारा, ये 100 डिग्री हमें दे रखा है, और ई डी सी दे रखा है। ई डी सी हुआ हमारा 120 डिग्री, यानी कि ये दे रखा है 120 डिग्री। बस सिर्फ ये दो एंगल हमें दे रखे हैं, और इन दो एंगल की हेल्प से हमें बचा हुआ काम करना है, ठीक। तो सी, अगर ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं। तो अगर मैं अपने आप से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो काम आसान हो जाए कुछ। कैसे? देखो ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो देखो ये जो एंगल होंगे ना हमारे, दिस वन, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा? कौन सा एंगल्स है ये एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो दो पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन पैरेलल इसके, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल आ जाएगा कितना निकल के? दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, इसी तरह से यहाँ भी ये भी को इंटीरियर है, ये 120 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये आ गया 80, ये आ गया 60, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा नहीं बनेगा? तो 8 से 14 140, 180 में से माइनस कर दो 140 को, कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एनालाइज करना बहुत ध्यान से, ज्योमेट्री के अंदर यही खूबसूरती होती है, बिना कैलकुलेशन। इसको अगर सब्जेक्टिव वे में करो ना तो बहुत बोरिंग है ये, और कॉम्पिटिशन वे में करो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्टिव वे में बोरिंग इसलिए है क्योंकि ये सब दिखाना पड़ेगा कि सिंस
दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे साइड में रीजन लगा के देखना पड़ेगा, लीनियर सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इसको दिखाओगे, उसके बाद इसमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाओगे, आराम से एक पेज ले जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन कंपटीशन में हमें ज़्यादा हाथ पैर नहीं मानने, हमें पता है दैट्स ऑल, हमने लगा के सॉल्व कर दिया सीधे। चीज़ें बस ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, थ्योरम पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताने वाला था आपको कि लाइन्स एंगल्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 6.3 है हमारी, 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन जो है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है, क्वेश्चन एज इट इज रख के हुए आते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को क्या कर लेना, याद कर लेना। आपको प्रूफ करना आता है, इट्स गुड, नहीं आता तो उनके एटलीस्ट उन क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज तो याद रखो। तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन वो है जिसमें 1/2 करके पूछा था एनसीईआरटी के अंदर ही। तो एनसीईआरटी के जो प्रूफ वाले रिजल्ट्स हैं उनको आपको याद होना चाहिए कि हाँ साहब ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब वहाँ पे प्रूफ करके तो दिखाओगे नहीं ना पूरा पूरा, कैन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, नहीं, प्रूफ नहीं करना हमें वहाँ पे, हमें इनके रिजल्ट्स को यूज करना है। और हम कैसे रिजल्ट्स को यूज करते हैं वो चीज़ देखनी है बस। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारी फिगर, दिस इज द फिगर। ओके, यहाँ से एक लाइन और आ रही है, ई एफ ए एल बी सी एंड डी। ये हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, गिवन ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और है हमारा एंगल ए एल से 60 डिग्री, मैंने लिखी दिया है, नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है ई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल सी डी, बाइसेक्टर भी शो कर दो। चलो, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये जो इंडिकेशंस होते हैं इसको समझा करो कि इंडिकेशंस है बाइसेक्टर के, ई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी पैरेलल दे रखा है। ई एफ इज पैरेलल टू ऊपर वाले के पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी है ही ऑलरेडी क्वेश्चन में। आपको बताना सी ई एफ, ये एंगल बताना है, इसको एक्स नाम दे दो सीधा सीधा। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए 120 डिग्री, बी 140, सी 150 एंड लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें है क्या क्या एक्चुअल में। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू ई एफ। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगे, है ना। ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। अब ये कह रहा है कि दिस इज द बाइसेक्टर, यानी कि ये जो लाइन है ये सी जो है बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को एल सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि ये एंगल एल सी डी किसके बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एंगल एल सी डी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑब्वियस है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा ये। अब जरा गौर से देखो, 60 डिग्री हो जाएगा तो ये और ये दोनों पार्ट बराबर है ना, तो इसका एक पार्ट किसके बराबर होगा, 30 के ना। अगर आप इसको पूरे को 2x कह रहे हो तो ये अगर x है, ये x है, तो ये खाली किसके बराबर हो जाएगा, x तो मैंने ये ले रखा, a ले लेते हैं, ये a है, ये a है, तो ये पूरा a प्लस 2a किसके बराबर 60 के, तो a किसके बराबर हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 30 के। तो ज़रा देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये प्लस ये कितना होगा, x प्लस a 180 डिग्री, तो एंगल x प्लस एंगल a
इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा, और ए तुम्हें पता है कितना 30 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना निकल कर आएगा 150 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हाँ जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल का। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, आर intersected by a transversal, then the bisectors of interior angles, then the property के तौर पे लिख दो, bisectors of interior angles form a ऑप्शन ए रोम्बस, ऑप्शन बी पैरेललोग्राम, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी रेक्टेंगल। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। बस आप ऐसा प्रॉपर्टीज को याद कर लो। ओके, तो जब भी कभी पैरेलल लाइंस की जो है ट्रांसवर्सल की अगर कोई बाइसेक्टर्स आती है इस तरह से, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करती है। तो इसको ऐसा प्रॉपर्टी के तौर पे आप आंसर याद कर लो इसका। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं फिर अब अगले लेक्चर में। ओके, इसको नोट कर लो जल्दी से।